मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, आज आप सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं यहां पर ज्योग्राफी का एनालिसिस आप सभी के सामने लेकर आया हूं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने एक पोल कंडक्ट किया और आप सबने कहा कि सर ज्योग्राफी का एनालिसिस लेकर आया जाए। सर ज्योग्राफी का इतना शानदार एनालिसिस मैं यहां पर दिखाऊंगा कि आपको प्यार हो जाएगा इस एनालिसिस से। सर एक एक क्वेश्चन का सोर्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, तो उनका कोई डायरेक्ट सोर्स तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बट एक हिंट दे दूंगा कि वो या तो छोड़ा जा सकता था या फिर कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल है, सर कैसे आपके लेटेस्ट सीएपीएफ 2024 का क्वेश्चन सीडीएस 24 में आता है और सीडीएस 24 का क्वेश्चन सीएपीएफ 25 में आता है, तो वो लिंक आपको दिखाऊंगा। इतना शानदार एनालिसिस होने वाला है सर, सारी चीजें लेकर आया हूं, एक एक चीज का सब कुछ आपको डिटेल में यहां पर नोट्स हो गया, बुक हो गया, एनसीईआरटी। सर एनसीईआरटी के मामले में तो पूछिए मत, आप सभी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, वो सारी बात करूंगा मैं। शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। हमारे एक एक करके क्वेश्चन लेकर चलेंगे सर। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा है सर अर्थक्वेक की सेकेंडरी वेव्स के बारे में। अर्थक्वेक की सेकेंडरी वेव्स को लेकर इन्होंने दो स्टेटमेंट दिए हैं। कह रहा है कि जो ये वेव्स की बात हो रही है, ये ट्रफ और क्रेस्ट बनाएंगी मटेरियल थ्रू दे पास। जिस मटेरियल से ये पास कर रही हैं, तो ये क्या ट्रफ और क्रेस्ट बनाएंगी? चलिए सर देख लेंगे अभी। फिर सेकंड में कह रहा है कि जो डायरेक्शन है वाइब्रेशन की वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर होगी प्लेन से। अब सर यहां पर सबसे पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊं, आपको बताऊं कि एनसीईआरटी में कहां से पूछा है। सर कोई नई बात नहीं है एस वेव पर या पी वेव पर क्वेश्चन आना। सर सीडीएस 2024 का लेटेस्ट सीडीएस 6 महीने पहले का एग्जाम, जहां पर एस वेव पर क्वेश्चन आता है, तो सर क्या ये सही बात नहीं होगी कि मेरा एस वेव बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि यार एग्जाम से जाने से पहले मैं हमेशा कहता हूं कि 5 साल के लेटेस्ट पेपर तो एकदम रट जाओ, जिसमें अगर 1 साल का 2 साल का तो बिल्कुल एकदम खा जाओ पी जाओ। ठीक है, वैसे तो 5 साल है, बट अगर नहीं टाइम मिल रहा तो 1 साल 2 साल 3 साल जितना हो सकता है उतना कर लो। ठीक, अब जब आप ये चीज पढ़ोगे तो आप अपने कुछ इस तरीके के नोट्स भी बनाओगे, जहां पर P और S को डिफरेंशिएट किया होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S वेव्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और P वेव्स। तो सर अब यहां पर आप देखोगे, मेरा ये सेकंड पॉइंट ये देखो मेरे नोट्स में क्या कह रहा है कि S वेव वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। और सर यही बात पूछ रही है ना यहां पर कि डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन जो है S वेव की परपेंडिकुलर होगी। सर सेकंड स्टेटमेंट एकदम सही होता हुआ नजर आ रहा है। और फिर वहीं अगर उसकी डायरेक्शन की बात की जाए, वो कैसे मूव कर रहा है, तो सर एक तरफ ट्रफ बना रहा है, एक तरफ ट्रफ बना रहा है और दूसरी तरफ क्रेस्ट बना रहा है। अगर वेव मेरी कुछ इस तरीके से फ्लोट हो रही है सर, तो ट्रफ और क्रेस्ट तो बन रहा है ना। तो सर यहां पर भी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी पूरी तरीके से सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। और अगर सर एनसीईआरटी से मैं बात करूं, बिल्कुल हूबहू लाइन बाय लाइन आपका क्वेश्चन, तो सर ये देखो यहां पर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, नजर हटनी नहीं चाहिए। यहां कह रहा है कि दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। यहां कह रहा है कि दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये रहा। उसके बाद यहां कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट में कि जब डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव ऑफ द डायरेक्शन। अब यहां देखो, डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल। सेकंड स्टेटमेंट ये रहा, दोनों स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन है। तो भैया अगर आप सीडीएस 2024 का ये वाला क्वेश्चन देखते हो, समझते हो कि यार एस वेव जरूरी है, पढ़ना है, तो आप अपनी अर्थक्वेक के इस चैप्टर को पढ़ोगे, यहां से पी वेव एस वेव को समझोगे, इमरजेंस ऑफ शैडो जोन समझोगे। सर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थक्वेक, छोड़ना नहीं जिसका भी गलत हुआ है। ठीक है, और सीएपीएफ के लिए तो ध्यान रखना, यहां एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाऊंगा सर, ज्योग्राफी के 22-23 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सर एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना अपने सीएपीएफ 25 के लिए। आप सोच भी नहीं सकते कि ये पेपर कितना जरूरी हो सकता है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन, सर सेकंड क्वेश्चन में ना तो इन्होंने बिल्कुल आदमी को हिला ही दिया है। क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा है और जो पूछा है सर, दोनों ही चीजें मेरे अकॉर्डिंग तो अगर पता है बहुत अच्छी बात है,
नहीं पता है मान लो तो छोड़ो, आगे बढ़ो। सब कुछ नहीं करना होता एग्जाम में। ये कोई 12th का बोर्ड एग्जाम नहीं है कि मुझे हाईएस्ट परसेंटेज लेकर आनी है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पर मुझे सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करनी है, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए, बस मुझे ऐसा अटेम्प्ट करना है। तो सर ऐसे अटेम्प्ट के लिए ना आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हो, पर आप चाहते हो कि सर आप इसका सोर्स बता दो, इग्नोर करना ना करना मेरी मर्जी है, तो सर मैं सोर्स भी बता देता हूं। यहां पर आओ मेरे साथ। सर ये है क्वेश्चन ओलिवाइन का, ठीक है। यहां पर ये क्वेश्चन है, एक सेकेंड सर, ये आपका मैंने यहां से इसको उठा लिया, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं क्या कह रहा है। सर ये देखो, यहां पर पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज यूजुअली अ ग्रीनिश क्रिस्टल। ग्रीनिश क्रिस्टल होता है, तो सर यहां देखो ये रहा स्टेटमेंट, इट इज यूजुअली अ ग्रीनिश क्रिस्टल। सेकंड कह रहा है फाउंड इन बेसाल्टिक रॉक, फाउंड इन बेसाल्टिक रॉक, ये सर ये देखो फाउंड इन बेसाल्टिक रॉक दिया है सेकंड स्टेटमेंट। और तीसरा कह रहा है मैग्नीशियम आयरन सिलिका आर इट्स मेजर एलिमेंट। सर ये देखो मैग्नीशियम आयरन सिलिका आर मेजर एलिमेंट, राइट आंसर ओलिवियन है। सर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी का भी एनालिसिस उठा के देख लेना, ये वाला क्वेश्चन अगर डिस्कस किया हो, सर बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीजों में। ये वाली चीज मैं क्यों दावे के साथ कहता हूं सर, क्योंकि ये जो आप एनसीईआरटी देख रहे हो ना, ये ओल्ड से भी ओल्ड एनसीईआरटी है, और आप खुद की एनसीईआरटी खोल लेना, कहीं पर अगर आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाए, सर हमारी एनसीईआरटी में से तो ना जाने क्या क्या सब कुछ हटा दिया है इन्होंने, क्वेश्चन फिर भी पूछ रहे हैं। सर इसी पेपर में अगर बात करूं ना, मतलब अगर मैं सीडीएस की बात करूं, तो ऐसे 10 से लेकर 15 क्वेश्चन होंगे जो आपको पता ही नहीं कि आपकी एनसीईआरटी से आए हैं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हो लेटेस्ट एनसीईआरटी, और लेटेस्ट एनसीईआरटी में तो सिलेबस में सब चीज हटा दी गई है। अब ये वाली चीज आप जाकर सर्च करना सर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। सर तीसरा क्वेश्चन, हा सर इतने मजेदार क्वेश्चन दिए हैं ना इस बार, मतलब मुझे एक तरफ तो लग रहा था कि सीडीएस आसान पेपर है, वहीं दूसरी तरफ क्वेश्चनों को पढ़ के ऐसा समझ में आया कि यार ये उतना भी आसान नहीं है, पर हाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। सॉल्ट वेदरिंग का क्वेश्चन आया है सर सीडीएस 12025 में। सर पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड था, पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने अभी पीछे बताया ना एस वेव। सर ये देखो सीडीएस का 2024, सीडीएस 2024 में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। क्या नहीं है केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल? सर आंसर है सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। सीडीएस 2024 में सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ टॉपिक पर क्वेश्चन आता है। सीएपीएफ 2021 में सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ पर क्वेश्चन आता है। सर एनडीए 2019 में क्वेश्चन आता है। चलो एनडीए और सीएपीएफ तो थोड़े पुराने हो गए, सीडीएस में तो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। तो सर क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि यार 24 के पेपर में अगर आ रहा है तो मैं तैयार करूं? और सर अगर आपने तैयार किया होगा तो जो आप ये देख रहे हो ना दो स्टेटमेंट, ये दोनों आपके नोट्स में होना चाहिए अगर आपने इसको पढ़ा होगा ढंग से। और सर मैं दिखा भी देता हूं, अगर आपने नहीं भी बनाया ना, आप मेरे नोट्स देखो, ऐसा नहीं है कि सर मैं जो यहाँ पर नोट्स आपको दिखा रहा हूँ ये आपके पेपर के बाद बनाए हैं। गेम चेंजर के बच्चे आराम से जाकर चेक करना, गेम चेंजर का मेरा एक स्टूडेंट अपने नोट्स में जाकर चेक करना कि क्या सर ने ये लिखवाया है या नहीं, ठीक है। ये देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सॉल्ट क्रिस्टल, सर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है। और यहां देखो सर सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल सॉल्ट वेदरिंग, सर है सामने, बिल्कुल पहला ही स्टेटमेंट है आपके सामने नोट्स में है, आज नहीं बनाए नोट्स बैठ के। उसके बाद सर सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव ओवर सेडिमेंट्री रॉक एज कंपेयर टू इग्नियस रॉक। अब सर यहाँ ना क्वेश्चन बनाने वाले ने अपना दिमाग दिखाया है आपको, मैं आपको बताता हूं। आपका स्टेटमेंट एनसीईआरटी में हमने ये जो नोट्स है ना एनसीईआरटी से ही तैयार किए हैं। स्टेटमेंट कह रहा था कि सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ जो है चौक में सबसे ज्यादा होगी, फिर लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, नीस और ग्रेनाइट, ठीक है। तो उसने ना एग्जाम्पल्स दे दिए। एग्जामिनर्स आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स पर फोकस किया है। वो कह रहा है कि चौक सबसे पहले होगा, ठीक है, सॉल्ट क्रिस्टलाइन ग्रोथ जो है चौक में सबसे पहले देखने को मिलेगी, फिर लाइमस्टोन में देखने को मिलेगी, फिर सैंडस्टोन, शेल, नीस और ग्रेनाइट। पर एग्जामिनर ने थोड़ी सी स्मार्ट मूव दिखाया,
उसने ये नहीं कहा कि एग्जाम्पल, उसने प्रॉपर नाम बता दिया रॉक का कि भाई जो मोर इफेक्टिव है वो सेडिमेंट्री में होगी और लेस इग्नियस में होगी, जो कि पूरी तरीके से सही है सर। चौक का अगर आप एग्जांपल देखोगे सेडिमेंट्री में आ जाता है, नीस का आप देखोगे मेटामॉर्फिक में आ जाता है, ग्रेनाइट आप देखोगे इग्नियस आ जाता है। तो अगर मैं एक सीक्वेंस लगाऊं तो सर सबसे ज्यादा जो ग्रोथ देखने को मिलेगी सॉल्ट क्रिस्टल की वो सेडिमेंट्री में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। ये सेडिमेंट्री रॉक जो है सबसे पहले सॉल्ट क्रिस्टलाइन ग्रोथ जो है यही देखने को मिलेगी। सर सिंपल सी बात है, कह रहा है वेदरिंग। वेदरिंग मतलब किसी चीज को धीरे धीरे तोड़ना, एक तरीके से वेदर्ड कर देना, ठीक है, तोड़ना। तो आप खुद सोचो, एकदम इग्नियस रॉक को तोड़ना आसान है सेडिमेंट से बनी हुई रॉक को, मतलब ये तो लॉजिक से भी हम सोच सकते हैं। राइट आंसर सर सी है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से नोट्स में आपकी चीज होनी चाहिए। गेम चेंजर के स्टूडेंट जिनको मैंने ये नोट्स बनवाए हैं वो अपना जाकर चेक करना, ये चीज होगी आपके नोट्स में, ठीक है। उसके बाद अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो सॉल्ट वेदरिंग, सर यहां से स्टेटमेंट पढ़िएगा, सॉल्ट क्रिस्टल इन नियर सरफेस पोर्स कॉज स्प्लिटिंग ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स विद इन द रॉक्स विच इवेंचुअली फॉल ऑफ। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस। पहला स्टेटमेंट एकदम हूबहू। फिर कह रहा है यहां पर विद सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ चॉक ब्रेक्स डाउन मोस्ट रैपिडली फॉलोड बाय लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, नीस और ग्रेनाइट। सेकंड स्टेटमेंट जो इसने थोड़ा सा ट्रिक करके चीजों को देने की कोशिश की है। दोनों स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। मजा आ रहा है सर, समझ में आ रही है चीज। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक और मजेदार बात बताता हूं, जाके किताब चेक करना, ये चीज आपकी बुक में दिखेगी नहीं सर, एकदम शॉकिंग चीजें हैं ये। मैंने पीछे आपको बताया एक क्वेश्चन वो ऑलिवाइन वाला, नहीं दिखेगा आपको अपनी एनसीईआरटी में। फिर सॉल्ट वेदरिंग नहीं दिखेगा आपको आपके एनसीईआरटी में। कहां दिखेगा सर? टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर पूरी की पूरी ये पीडीएफ इस चैप्टर की डाल दूंगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। इस वीडियो पर कमेंट करोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे सर, पूरा का पूरा चैप्टर, क्योंकि ये वाली जो पीडीएफ है सर नहीं मिलेगी ढूंढने से भी, ये पुरानी से भी पुरानी पीडीएफ है, 19-20 की पीडीएफ भी नहीं चलेगी सर। जाकर चेक करना, 19-20 की भी पीडीएफ में आपको बहुत सारी चीजें मिसिंग देखने को मिलेंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अचीव सीएपीएफ, वहां पर मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। सर सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन है सर। वही सेम आपको मैं कई बार बात बता चुका हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन आपका सरफेस इन्वर्जन पर पूछा गया है, ठीक है, और उसी टॉपिक पर फिर से क्वेश्चन आ गया। यहां कुछ अलग पॉइंट पूछे गए हैं और यहां उन पॉइंटों को आगे बढ़ाते हुए कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पूछी हुई है, ठीक है। अब कह रहा है कि कॉज इंस्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, क्या ये सही है या गलत? तो सर वही मैं आपको बात बोलता हूं कि अगर पीवाईक्यू में दिया है मेरे भाई, तो यार कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इसके आसपास की चीज जरूर पढ़ो और फिर उसके अपने नोट्स तैयार करो। सर देखो अब यहां पर नोट्स देखो, आपको मजा आ जाएगा। नॉर्मल लैप्स रेट एकदम बढ़िया तैयार, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर तैयार, सरफेस इन्वर्जन तैयार, एयर ड्रेनेज तैयार, और ये चारों पे क्वेश्चन आए हैं। आज तो मैं आपको सरफेस इन्वर्जन दिखाऊंगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं CDS1 की। कह रहा है कि सर इट कॉजेज इंस्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। यहां सर पहला ही स्टेटमेंट देखो, पहला ही देखो, प्रमोट्स स्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। सरफेस इन्वर्जन स्टेबिलिटी प्रमोट करता है, ना कि अनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया पूरा। सेकंड कह रहा है कि इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स अंटिल द सन कम्स अप। यहां देखो सर, दिस इन्वर्जन लास्ट फॉर फ्यू आवर अंटिल द सन कम्स अप एंड बीइंग वार्म द अर्थ। नोट्स अपने बनाओ, शानदार बनाओ। गेम चेंजर के बच्चे जाकर चेक करिएगा, आपने नोट्स तैयार किए हैं तो ये चीज आपके नोट्स में मिलेगी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ये नोट्स आप इसके बाद बनाकर लाए हो। जाकर सर चेक करना, पहले ही दे चुका हूं मैं 6-6 महीने पहले, आपको पढ़े होंगे तो आप सही करके आए होंगे बिना टेंशन के, ठीक है। और यहां पर आप देखो कहीं से नहीं है सर, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को पढ़ो शानदार तरीके से, उसके क्रिस्प बढ़िया से नोट्स। ऐसा नहीं कि बस कर दिया, नाम के लिए नोट्स नहीं बनाना है, ये बात याद रखना। बहुत देखता हूं मैं सर, सिर्फ नाम के नोट्स हैं, कुछ नहीं है, नो सब्सटेंस, सिर्फ नाम बस और कुछ नहीं,
तो सर नोट्स बनाने शानदार बनाओ, एनसीईआरटीज पर फोकस करो और उसको ऐसे तैयार करो कि यार हर एक डिटेल आपकी इंक्लूड होनी चाहिए और क्रिस्प तरीके से, सिस्टमैटिक ढंग से, ठीक है। अब यहां पर देखो सर, यही स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे कि सरफेस इन्वर्जन प्रमोट स्टेबिलिटी नॉट इंस्टेबिलिटी, तो ये गलत हो गया। और इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स अंटिल द सन कम्स, तो सेकंड सही है, तो पहला गलत हो जाता है, सेकंड सही हो जाता है, बी आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है भाई। अब सर यहां पर ना हमेशा मैं एक बात और कहता हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जैसे सरफेस इन्वर्जन पर आया, तो भाई इसके आसपास की चीजें, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो गया, नॉर्मल लैप्स रेट हो गया, एयर ड्रेनेज हो गया, ऐसे टॉपिक्स तैयार करके रखो जो उसी के आसपास की डिस्कशन को रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब आ जाओ सर अगला, क्लाउड। अब सर ये क्लाउड की तो अब मैं क्या ही बात करूं, आप सबको पता होगा हमने अपने YouTube चैनल पर एक प्रिडिक्ट द पेपर सीरीज चला रखी है और उस प्रिडिक्शन में 4 वीडियो मैंने अभी तक डाली हैं। उन 4 में 2 टॉपिक थे, एक क्लाउड था और एक था सर सॉइल। सर दोनों पे क्वेश्चन आया है इस बार, दोनों पर क्लाउड, 4 वीडियोस में से 2 वीडियोस पर क्वेश्चन आए हैं सर। तो सर सोच के देखिए, ऐसी वीडियोस अगर मैं आपको लगातार देता रहूं, वैसे तो आपका काफ़ी सपोर्ट आया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे दिखाया और मैं उस वीडियो को बहुत आगे तक आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक प्रोवाइड कराऊंगा। बस यह है कि अपना सपोर्ट सर हर वीडियो पर अपने प्यारे से कमेंट से, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी हेल्पफुल लग रही है, इस वीडियो में कहीं पर भी मज़ा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, सर कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो सर अब यहां पर क्या कह रहा है कि दे लुक लाइक अ कॉटन वूल, एग्जिस्ट इन पैचेस एंड जनरली फॉर्म्ड एट द हाइट ऑफ 4 to 7। अब सर ये तो बहुत आसान पूछ लिया, मैंने तो आपको क्लाउड बेसिक्स से बेसिक्स और पता नहीं कितना टफ से टफ क्वेश्चन के लिए भी तैयार करा दिया था। तो ये तो सर बहुत आसान है। नोट्स वही मैं कह रहा हूं कि सर आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। अगर आप नोट्स में देखोगे, पहली लाइन में 4 से 7 किलोमीटर की बात हो गई, कॉटन वूल की बात हो गई और पैचेस और फ्लैट बेस की बात हो गई। सर देखो, फ्लैट बेस की बात होगी, पैचेस की बात हो गई। सर नोट्स होने चाहिए ऐसे कि मन खुश हो जाए, पेपर का क्वेश्चन देखने को तुरंत मिल जाए, ठीक है। वहीं अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो सर ये देखो यहां पर बात हो रही है, ठीक है, नॉट दिस वन, हाँ क्यूमुलस है ना, कॉटन वूल 4000 से 7000 और स्कैटर्ड है, ठीक है, फ्लैट बेस है। तो आपका आंसर जो हो गया क्यूमुलस हो गया, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ो। अब आगे आ जाओ सर वर्ल्ड क्लाइमेट पे। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड क्लाइमेट का, कह रहा है टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल इज वेरिएबल विद शॉर्ट वेट सीजन और लॉन्गर ड्राई सीजन, और कुछ एग्जांपल दे रहा है। अब पूछ रहा है कि भाई ये जो क्लाइमेट है कहाँ देखने को मिलता है, तो जरा बता देते हैं। चलो, अगर भाई वही बात है कि आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी नोट्स वगैरह रेडी किए हैं, तो आप सिंपल समझोगे यहां पर ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट। ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट में वेट सीजन शॉर्टर होते हैं, ड्राई सीजन लॉन्गर होते हैं। क्या इसने भी यही बात की है? देख लेते हैं। ये कह रहा है कि शॉर्ट वेट सीजन, देख लो सर, वेट सीजन शॉर्ट और लॉन्ग ड्राई सीजन, ड्राई लॉन्गर, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, सूडान एंड पराग्वे। सर दे रखा है क्या, ये देखो सर, सूडान और पराग्वे मेजर रीजन। तो सर आंसर समझ में आ गया, ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट। ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। एनसीईआरटी पढ़ो, बढ़िया से नोट्स तैयार करो, ठीक है। ट्रॉपिकल वेट ड्राई क्लाइमेट, यहां पर देखो सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, क्लियरली, बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है। यहां पर देखो, द वेट सीजन इज शॉर्टर एंड द ड्राई सीजन इज लॉन्गर विद द ड्रॉट बीइंग मोर सीवियर, ठीक है। ये रहा आपका सेकेंड स्टेटमेंट। फिर कह रहा है टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका फर्स्ट वाला हो गया, टेम्परेचर हाई थ्रू आउट द ईयर। और लास्ट में जो सूडान और पराग्वे का एग्जांपल दे रहा है सर, वो ये देख लो, ये रहा पराग्वे और ये रहा आपका सूडान, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में से कहीं कुछ अलग से स्पेशल नया तो नहीं बता दिया? आगे बढ़ो सर। अब ये एक और ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने एक तो आपको पीछे मिनरल्स एंड रॉक का बताया था, ये फिर से एक और क्वेश्चन है जो आप इग्नोर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि क्या पूछ रहा है यार, असेंडिंग ऑर्डर। सर पूछ रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर सी वाटर में सॉल्ट का बढ़ता हुआ क्रम बताओ सी वाटर में। अब सर ये चीजें कौन याद रखता है यार, ठीक है, मतलब चलो हम इसका आंसर तो निकाल ही लेंगे,
पर फिर भी ये कोई अच्छा क्वेश्चन मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा, बट वही है कि एलिमिनेशन या किसी भी तरीके से अगर आपने इसका राइट आंसर सी लगा दिया होगा तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अगर एनसीईआरटीज की भी बात करूं तो सर आपकी वाटर ओशन वाले चैप्टर में ये एक टेबल दी होगी। अब सर ये वाली टेबल भी बहुत की एनसीईआरटीज में मिसिंग होंगी। ठीक है, इस टेबल से भी आप इस चीज को कंक्लूड कर सकते थे, पर बात फिर से वहीं आ जाती है कि यार इस टाइप की टेबल और ये सारी चीजों को कौन ही याद करता है। ठीक है, तो भाई अभी तक तो चलो ठीक है, जैसी सिचुएशन थी हमने नहीं किया, पर अब कर लेना। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ गया और जब आते हुए यार मुझे पता है कि हाँ क्वेश्चन पूछ लिया है भाई, रे सर ने भी कह दिया है, तो याद कर लो यार, इतना कुछ कर रहे हो, दो चीज और सही। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी कैल्शियम कार्बोनेट वाली। चलो आगे आ जाओ। अब इकोसिस्टम का एक क्वेश्चन है। अब मैं इस क्वेश्चन पे आऊं ना, इससे पहले मैं एक जबरदस्त चीज आपको दिखाना चाहूंगा सर। आपके पेपर में ना पूरा का पूरा जो पेपर बनाया ना वो बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से इन्होंने दिया है। आप देखोगे सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछने शुरू किए आपकी फिजिकल ज्योग्राफी से, फिर इसने पूछने शुरू किए आपके मिसलेनियस टाइप प्लस में एनवायरमेंट, और फिर उसके बाद ये पूछता है आपका इंडियन ज्योग्राफी से। मतलब एक बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर लेकर चलता है, और उसमें भी सर चैप्टर वाइज। मतलब मैं जब ये एनालिसिस बना रहा था, देख रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था यूपीएससी कितने सिस्टम से एक पेपर डिजाइन करती है। फिजिकल ज्योग्राफी की किताब उठाई, चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ से पहला क्वेश्चन बनाया। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत देखना, ये एक ही बुक से अभी चल रहा है। फिर चैप्टर 5 मिनरल एंड रॉक से सेकंड क्वेश्चन बनाया। एक ही बुक चल रही है ये हमारी इंडियन फिजिकल, ठीक है, वो वाली फिजिकल ज्योग्राफी वाली। उसके बाद फिर चैप्टर 6 से एक क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन नंबर 3। फिर उसके बाद 3 के बाद आप आ जाओ चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये सोलर रेडिएशन और हीट वाला एक जो चैप्टर है, चैप्टर 9, वहां से क्वेश्चन बनाया। देख रहे हो आप बिल्कुल ये कैसे क्रोनोलॉजी से आगे बढ़ रहा है चैप्टर बाय चैप्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ये चैप्टर नंबर 11 वाटर इन एटमॉस्फेयर से बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका चैप्टर नंबर 12 वर्ल्ड क्लाइमेट से बनाया। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका चैप्टर नंबर 13 वाटर ओशन से बनाया। तो सर बड़े ही प्यार से एक किताब उठाई, उसका पहला चैप्टर खोला, पहला क्वेश्चन बनाया, दूसरा तीसरा चैप्टर खोला, दूसरा क्वेश्चन बनाया, चौथा पांचवा खोला, एक और क्वेश्चन बनाया, और उसी क्रोनोलॉजी में उसी पैटर्न में आपको दे दिया। ठीक है, तो मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यार भरोसा करो अपनी एनसीईआरटीज पे। ठीक है, आपकी एक बड़ी जबरदस्त एनसीईआरटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी की। सर वो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से समझ में नहीं आती बच्चों को, पर समझने की कोशिश करना और उसको तैयार कर लेना। सर लगातार ये 7 क्वेश्चन, अगर मैं बात कर रहा हूँ ना ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन आए, तो 20 में से सर 1/3, ठीक है, 1/3 आपके 7 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उसी एक किताब से आए हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ सर। अब सर ये इकोसिस्टम का एक क्वेश्चन है आपका, ये मुझे आपकी बायो में देखने को मिला है सर। बहुत ये वाला क्वेश्चन सर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, आपको ढूंढते रह जाओगे, पर मैं आपको इसका डायरेक्ट सोर्स बता देता हूं। ये देखिए, स्टेटमेंट रेफरेंस टू ह्यूमस डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस, ये रहा डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। उसके बाद बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व्स एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट, बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व एज अ रिजर्वॉयर। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ इज द करेक्ट आंसर। अब आप मुझसे कहोगे कि सर क्या ये वाला क्वेश्चन मुझे करके आना चाहिए था, छोड़ के आना चाहिए था? सर सिंपल सी बात है, अगर थोड़ा बहुत भी लगा के दिमाग कर पा रहे हो एलिमिनेशन वगैरह, बहुत अच्छी बात है। नहीं करके आ पा रहे हो सर, अगर अटेम्प्ट कम किए हैं तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। आपकी मजबूरी है, मान लो अटेम्प्ट करना ही है, तुक्का लगाना ही है। हमेशा याद रखना, ये मैंने पहले भी बताया था अपने गेम चेंजर में बच्चों को पर्सनली, कि भाई जब भी तुम अटेम्प्ट करके आओगे, सर बहुत शानदार मैं बात बता रहा हूँ, कि जब भी ऐसे क्वेश्चन करके आओगे, नहीं क्वेश्चन आ रहा, तुक्का मारना है, सी मार के आओ, बोथ 1 और 2। सर स्टेट पीसीएस में तो हमेशा यही सही होता है, पर यहाँ यूपीएससी में थोड़ा सा तुक्का है। तो भाई अगर तुक्का है तो 100% तो सही होगा नहीं, पर यह है कि सर 80 to 90% का जुगाड़ आपका कर देगा बहुत बढ़िया करके। मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया है सर, इतने क्वेश्चन देख चुका हूँ। तो सर ये एक
यूँ मान लो कि करोड़ों की एक टिप मैंने आपको बता दी, बहुत शानदार टिप है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन ऐसे 1 स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट में आता है और आंसर पूछता है तो सर बोथ बताना मत किसी को, बोथ आंसर होगा, ठीक है। तो मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, अब नहीं आ रहा था तो बोथ मारो। पर मैं फिर से वो बात कह दूं सर कि ये तुक्का है, ये गैस है, तो ज़रूरी नहीं कि 100% ठीक ही होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर द 3 स्टेट। सर CDS 1 2025 में क्वेश्चन आ रहा है आपका CDS 1 2024 का रिपीटेड। सर देखो यहां भी क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट, 3 स्टेट, और यहां पर भी सेम वही चीज दोबारा से रिपीट मार दी। भाई थोड़ा सा ना अपने नीलगिरी आंसर है, अपने प्रीवियस ईयर पेपर को थोड़ा सा गो थ्रू करो, ठीक है, बहुत अच्छे से देखो। सिर्फ CDS ही नहीं, CAPF भी देखो, CGS भी देखो, NDA भी देखो, ठीक है, CISF भी देखो, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। यहाँ आपका NCERT में ये दिया भी हुआ है कि कैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये 3 वो स्टेट है। अब देखो अगला क्वेश्चन, UPSC ना कदम बाई कदम चलती है, ठीक है, एक स्टेप, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर मैं थोड़ा सा समझदार हूं तो मैं 2 कदम 3 कदम UPSC के आगे चलने की कोशिश करूंगा। अब UPSC सिर्फ इतना पूछ रही है कि 3 स्टेट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल रहा है, तो हमें पता चल गया भाई नीलगिरी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन क्या बना देगी कि भाई जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 स्टेट में देखने को मिलता है, वो 3 स्टेट में से कौन सा स्टेट नहीं इंक्लूड होता। ऑप्शन दे देगा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, और कोई भी दे दिया आंध्र प्रदेश आपका, ठीक है, दे दिया, हो गया। हो गए परेशान, आप नहीं कर पाओगे, गड़बड़ कर दोगे। तो याद रखना ये चीज, एक स्टेप आगे चलने की कोशिश करेंगे। रिवर डेन्यूब डज नॉट फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटी। सर फिर से थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग अजीब क्वेश्चन कहूंगा मैं। अजीब क्या मतलब, कह लीजिए कि शायद उतनी जरूरत नहीं है इसको करने की। क्यों? देखो भाई अगर आपने कर दिया बहुत अच्छी बात है। देखो पूछ क्या रहा है यार, हमने रिवर के बारे में क्या पढ़ा है आज तक। भाई पहली बात तो इंडिया में इतनी रिवर है यार, वो नहीं याद होती। वर्ल्ड की पूछ रहे हैं, यूरोप की पूछ रहे हैं, चलो यूरोप की पूछ ली यार, राइन इतनी अच्छी रिवर है, डेन्यूब है, वोल्गा है, और भी कई सारी रिवर है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या याद करते हैं, पहली चीज़ कि कहाँ से ओरिजिन हो रहा है उसका, ठीक है, ओरिजिन याद करते हैं। फिर कहाँ उसका माउथ है, फिर माउथ भी कौन से सी में जाकर उसकी जो है ड्रेन कर रही है वो रिवर, वो याद कर लिया। अब लेवल एक्सट्रीम होता चला जा रहा है, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ये याद कर लिया कि वो कौन सी कंट्री से होकर पास हो रहा है। अब यार कौन याद करता है कि उन कंट्री की कैपिटल बताओ। मतलब यार मैं कंट्री भी याद रखूं, कैपिटल भी याद रखूं, और वो भी फिर विदेशों की याद रखूं। भाई इतना तो पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे, एग्जाम तो निकालना ही है, ठीक है। तो भाई इसका आंसर अगर सही किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो परेशान मत होना, ठीक है। सी आंसर है पैराग्वे। अब बात अगर मैं NCERT की करूं तो सर ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हैं, जैसे कि राइन है, डेन्यूब है, वोल्गा है, ठीक है। ये 3 रिवर हैं, इन तीनों को थोड़ा सा तैयार कर लेना इनके तरीके से, ठीक है। अब ये 4 हैं भाई, आपको वो भी पता रहे तो भाई कर लेना, ठीक है। अब करना तो पड़ेगा, एग्जाम है, निकालना है। उसके बाद ईस्टर आइलैंड। अब सर ये भी थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, आई डोंट नो ये वाला क्वेश्चन इन्होंने क्यों पूछा। हल्की सी मेरा जो अनुमान है, इसके ऊपर एक न्यूज़ आई थी कि कैसे ईस्टर आइलैंड जो काफ़ी समय से अपनी पॉपुलेशन को डिक्रीज कर रहा है, अब पता नहीं क्या रीज़न है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो उस पर क्वेश्चन आया, पूछ रहा है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड, पता नहीं। इट इज़ द टेरिटरी ऑफ सदर्न अमेरिकन नेशन चिली, मुझे नहीं आइडिया। पर अब देखो मैं आपको आंसर पे लेकर जाऊं, सॉल्यूशन दिखाऊं, उससे पहले मैं अपनी वही वाली ट्रिक बताता हूं। मैंने क्या बोला था कि अगर 2 स्टेटमेंट है, ऑप्शन अगर ओनली 1, 2, बोथ और नाइदर वाला है, मुझे छोड़कर जाने से ज़्यादा अच्छा है अगर मैं तुक्का ही लगाना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप सेफ खेल चुके हो, आपका एग्जाम में नाम आने वाला है, कट ऑफ क्रॉस कर चुके हो, तो जबरदस्ती का खेल मत करना अपने साथ। पर अगर करना ही है, सी मारो, आगे बढ़ो। इसका भी आंसर देखो, ये देखो ईस्टर आइलैंड पॉलिनेशिया का पार्ट है, और ये देखो यहाँ पर साइड में चिली, ठीक है, ये चिली की टेरिटरी में आता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट इज़ द टेरिटरी ऑफ सदर्न अमेरिकन नेशन चिली, और एक पॉलिनेशिया का पार्ट है, ठीक है सर। मेरी ट्रिक भी काम आ गई, और नॉलेज तो इतनी होगी या नहीं वो मैं नहीं कह सकता, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है।
मिसलेनियस एक टॉपिक है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज होम टू द इंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्ला। सर आई डोंट नो ये वाला इन्होंने क्यों पूछा, आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता आगे बढ़ो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यार सिंपल सी बात समझो, अगर 20 क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी में आ रहे हैं तो यार ये कभी भी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मुझे 20 के 20 आते हो, फिर आप बेवकूफ़ हो यार, फिर आप तैयारी कर ही नहीं रहे हो। क्योंकि एग्जामिनर आपका सिर्फ ये नहीं देखना चाहता आपकी स्किल की आपको क्वेश्चन आता ही है, वो ये भी देखना चाहता है कि आप इस सिचुएशन में क्या ये जानते हो कि मुझे किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। ठीक है, क्या पिक करना है क्या नहीं पिक करना है, तो वो भी आपको बहुत ज़रूरी होगा समझना। तो एग्जामिनर ये भी चाहता है, ठीक है, वो फंसाना चाहता है आपको। अब जॉर्डन पे क्वेश्चन आया है हमारा, देखो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द कंट्री ऑफ जॉर्डन वॉज क्रिएटेड थ्रू द ब्रिटिश मैंडेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। नहीं मालूम, देखी जाएगी। कह रहा है कि इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री। अब देखो पहला स्टेटमेंट थोड़ा सा ऐसा है कि मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता इसके बारे में, पर सेकंड स्टेटमेंट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कहीं भी अगर कोई चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ गई ना सर, तो मैं मानता हूं कि वो आपके सिलेबस में आ गई। ये PYQ एक ऐसी चीज़ है कि सर ये अगर यहां पर क्वेश्चन आ गया तो वो मतलब सिलेबस में आ गया। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था इंडिया 2020 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी। अब किसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है? अब अगर सर सोच के देखो कि यहाँ अगर ये जॉर्डन वाला सही होता, ये लैंडलॉक्ड होती, तो सर आंसर जॉर्डन होता, क्योंकि भाई कोई एक्सेस नहीं है सी का। पर आंसर तो जॉर्डन है ही नहीं, आंसर अर्मेनिया है, आपने अगर पढ़ा हो। ठीक है, तो इसका मतलब जॉर्डन तो लैंडलॉक्ड नहीं है, तो भैया ये सेकंड वाला गलत हो गया। अब जो पहला स्टेटमेंट दिया है सर, देखो ध्यान से देखना, अब पहला स्टेटमेंट जो दिया है ना, सेकंड तो गलत है। अब जो पहला दिया है सर, जनरली ना ऐसे स्टेटमेंट ना मोस्ट ऑफ द केसेस में सही होते हैं। देखो यार ये बीच बीच में ना छोटी छोटी एक तरीका जो है एलिमिनेशन का, वो मैं आपको इसलिए भी बताता चला जा रहा हूँ कि एग्जाम ना सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से क्रैक नहीं होता, थोड़ा सा स्मार्टनेस, कुछ स्मार्ट गैसेस, ठीक है, कुछ कैलकुलेटेड गैस ये करने होंगे, ये एलिमिनेशन करना होगा। तो ये समझो कि कुछ इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, जो एकदम लग रहे हैं कि यार ये तो सही होगा, इसमें क्या ही होगा, मतलब ऐसा क्या ट्रिक कर देगा UPSC, तो सर ये सही होते हैं। ठीक है, तो सेकंड गलत है, आपका पहला सही है, आंसर ए है करेक्ट। चलो अब आगे आ जाओ सर, ये जॉर्डन वाला मैप भी देख लेना। अच्छा ठीक है, ये वेस्ट एशिया का सर मैप है, वेस्ट एशिया सबसे हॉट टॉपिक है आपका। ठीक है, तैयार कर लेना, यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो मैप से रिलेटेड आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से रेडी कर लेना। ठीक, यहाँ पर देखो अगर जॉर्डन का भी मैं दिखाऊं, ये कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पर जॉर्डन लैंडलॉक्ड नहीं है जॉर्डन। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस सिचुएटेड क्लोज टू द पर्ल रिवर एस्चुरी। सर पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं क्वेश्चन ऐसे ऐसे, NCERT में तो मुझे नहीं देखने को मिला। आंसर भी सर बहुत कंफ्यूजन है, हांगकांग हो सकता है, मकाओ हो सकता है, ये तो आपका जब आंसर की आएगी तभी क्लियर होगा। बट वही सेम बात, अगर क्वेश्चन किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किया है आप आगे बढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। सेम उसी तरीके से सर ये ऑस्ट्रेलिया, अब पता नहीं सर कौन एग्जामिनर है जिनके चाचा भतीजे जो भी हैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनको इतना लगाव है ऑस्ट्रेलिया से, सर पता नहीं कितनी बार ये लोग ऑस्ट्रेलिया पर क्वेश्चन पूछ चुके हैं। UPSC के हर साल किसी न किसी पेपर में ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, और इस बार CDS में दिख गया। तो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया पढ़ लेंगे, पर अब पता नहीं ना पूछें क्या। अब वही है कि सर इंडिया की ज्योग्राफी इतनी है कि उसको पढ़ते पढ़ते आदमी परेशान हो जाए, ये ऑस्ट्रेलिया पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यूरोप पढ़ा रहा है। अब पढ़ाओ तो पढ़ाओ, पर इतना पढ़ाओ कि यार जितनी ज़रूरत हो। अब ये चाह रहे हैं कि भाई ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बता दो। अरे भाई बच्चों को हिमालय का तो पता नहीं, आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूछ रहे हो। मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ कि भाई परेशान मत होना, अगर नहीं पता तो हमें कट ऑफ क्रॉस करने के लिए ज्योग्राफी में इतने क्वेश्चन दिए हैं स्पेशली आपके CDS में कि आप कट ऑफ निकाल सकते हो, अपना नाम ला सकते हो लिस्ट में। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए परेशान नहीं होना। तो सर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, वैसे मेलबर्न नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और जो पहला स्टेटमेंट है कोरल सी सेपरेट द ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम द साउथ ऑफ पैसिफिक, ये सही है, पहला सही है। बस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मैंने जो कही कि यार एक बार क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया मतलब वो सिलेबस में आ गया, तो अब इसको ना आगे तैयार कर लेना फ्यूचर में।
अगला कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन। अब सर ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक इमेज है, शायद वो मैप मैंने नहीं लगाया पर सर मैं आपको दिखाता हूं। प्रीवियस ईयर अगर आपने क्वेश्चन किए हुए हैं, नॉर्थ टू साउथ लगाना है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब यहां पर काराकोरम है, कुनलुन है, लद्दाख है, जास्कर है। अब जो भी बच्चा मेरे साथ मेरे गेम चेंजर में होगा, मैंने उसको एक कोड बताया था, बहुत प्यारा सा कोड बताया था, काला जार ग्रेट पीड़ा, काला जार ग्रेट पीड़ा। सर ये मेरा बनाया हुआ कोड है, जिसमें का मतलब होता है काराकोरम, ला मतलब होता है लद्दाख, जार मतलब काला जार जास्कर, ग्रेट मतलब ग्रेट हिमालयस, पीड़ा मतलब पीर पंजर और धौलाधार। तो ये क्या है कि कालाजार ग्रेट पीड़ा, कालाजार आपको पता ही है कि एक बीमारी है, ठीक है। तो उसको लिंक करते हुए एक कोड बनाया है, कालाजार ग्रेट पीड़ा, और ये नॉर्थ टू साउथ के एक सीक्वेंस में है। अब ये क्यों बनाया, अब समझो हम कैसे इस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं कि ये वाला कोड क्यों बनाया। सर यहां पर देखो, ये मैं हमारा एक गेम चेंजर प्रोग्राम है सर, 2025 के लिए प्रोग्राम चल रहा है। इस समय 1000 स्टूडेंट्स हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। यहां पर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि सर ये जो क्वेश्चन सीएपीएफ 2019 में आया था, इसको सीक्वेंस में लगाओ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ लगाना था। तो अब सर सारे के सारे वही माउंटेन, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, वही चीज सर यहां पर देखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यही पूछ रहा है। तो सर यहां पर ये सीक्वेंस में लगाने के लिए यहां पर दिया था। तो यहां पर हमने इस चीज को समझा था, ये कोड मैंने बताया था, कालाजार ग्रेट पीड़ा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग सर सबसे ऊपर तो 1 होगा, ठीक है, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 4, कालाजार ग्रेट पीड़ा। अब यहां पर एक समस्या आ जाती है, 1 3 4 कहां है, सबसे पहले तो ये देख लो, 1 3 4 ये रहा, 1 4 3 इसको हटाओ, 2 1 4 3 इसको हटाओ, 1 3 4। अब 2 तो एलिमिनेट हो गए मेरे। अब मेरा इशू जो आएगा सर वो कुनलुन को लेकर आएगा, कुनलुन, कि कुनलुन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कुनलुन जो है सर वो ऊपर आएगा या नीचे आएगा। तो अब देखो हर चीज ना, सब कुछ पीवाईक्यू से हो जाएगा अगर आपने ध्यान दिया है। सर CDS 1 2010 ये 2010 का भी क्वेश्चन कराया है सर मैंने, 2010 का क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि नॉट करेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट पूछा है सर। और नॉट करेक्ट में तीसरा स्टेटमेंट देखो, हिमालयाज कंटेन 3 माउंटेन रेंज, शिवालिक, ग्रेट हिमालय, कुनलुन रेंज। और सर यही ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। 300 बच्चों ने इसको गलत मारा है। इनको अगर ये बात पता है कि भाई शिवालिक तो है हिमालय का रेंज, ग्रेट हिमालय है हिमालय का रेंज, पर कुनलुन नहीं है, ठीक है। और यहां से इतनी समझ में आ जाती है कि जब यार ये कुनलुन नहीं है तो ये इनके बीच में तो हो नहीं सकता, इंडिया में भी होगा तो ऊपर है, बिल्कुल ऊपर। तो सर कुनलुन आ जाएगा सबसे ऊपर। तो आंसर सर 2 आ जाएगा सबसे आगे, 2 1 3 4 इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। ऐसे पहुंचते हैं एक करेक्ट आंसर पे। आप सोचोगे कि ये इतना दिमाग कैसे चलेगा पेपर में, भाई चलता है जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो घर पे, जब आप यहाँ पर हजारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना सर, यहाँ आपको 10,000 क्वेश्चंस, 10,000 प्लस क्वेश्चन हर एक एग्जाम, यूपीएससी का कोई एग्जाम उठा लो, कोई साल उठा लो सर, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जब इतनी प्रैक्टिस आदमी करता है ना, फिर नहीं पूछता कि यार एग्जाम में कैसे होगा, फिर होता है भाई, अपने आप पेन चलता है, ठीक है। तो जो नोट्स आपने देखे सर सब हो जाता है अगर आप जब मेहनत करने पर निकल के आते हो। सॉइल, अब सर ये इस पर वीडियो बनाई थी मैंने, आपको याद होगा, क्लाउड और सॉइल, सेलाइन सॉइल। सर ये मैंने वीडियो में भी एक बात बोली थी, अगर आपको ध्यान होगा। भाई जब इतना एनालिसिस आदमी करता है ना तो समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से फंसने वाला है। मैंने आपको कहा था कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है, रेड सॉइल, बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पर जो नई सॉइल जो निकल के आ रही है, लाइक जिन पर क्वेश्चन नहीं पूछा, एरिड सॉइल, सेलाइन सॉइल, इन पर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे हैं, तो ज्यादा चांसेस है कि इन पर क्वेश्चन आए। इनको अच्छे से तैयार करना, आप वीडियो जाकर खोल कर देखना सर जो मैंने पढ़ाई है, तो उसमें मैंने एक क्लियरली कहा है कि सेलाइन सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है सर आपके एक पेपर में। अब देखो यहाँ क्लियर तो हुआ नहीं, पर ठीक है, उस वीडियो को देखोगे समझ में आ जाएगा, मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। आपके ऑलरेडी सेलाइन सॉइल पूछा जा चुका है, सेलाइन सॉइल पूछा जा चुका है। हमारा क्वेश्चन क्या है मैं वो भी दिखा देता हूं, और ये कहां से पूछा है मैं ये भी दिखा देता हूं आपको। देखो सर यहां पे मैं आपको क्वेश्चन रख लेता हूं पहले तो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे आर रिच इन नाइट्रोजन,
मैंने सर क्लियरली बोला था कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस में रिच है किस में पुअर है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ आती है सॉइल में। और सर इसी का फ़ायदा उठाया इन्होंने, और इन्होंने भूल गए कि ये लैक करती है नाइट्रोजन और कैल्शियम में, ना कि रिच होती है। तो सर ये वन स्टेटमेंट तो हटा दो। उसके बाद दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, ये क्या सही है? सर बिल्कुल सही है, दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड वाटर लॉक्ड एंड स्वैम्पी एरियाज में। तो सर सेकंड स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल एनसीईआरटी है सर, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। अब सर आप देखोगे एक सिस्टम, मैंने अभी आपको क्या दिखाया, 1 से लेके 7 तक इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी पूछी, फिर 8 से लेकर आई थिंक 13 या 14 तक इन्होंने मिसलेनियस प्लस मैपिंग, इन्वायरमेंट और अलग अलग चीज़ें पूछी। अब आप देखोगे 14 से लेकर 20 तक ये लोग इंडियन ज्योग्राफी पूछेंगे, ठीक है। ये हमारा 17 क्वेश्चन चल रहा है। अब 18वां क्वेश्चन, ये भी इंडियन ज्योग्राफी का है, सलाल पावर प्रोजेक्ट। अब सर सलाल पावर प्रोजेक्ट, बच्चे कहेंगे कि यार ये सब कौन पूछता है, नहीं पता, अब कौन याद रखेगा इन्हें, कहाँ दिया है। सर थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखो भाई, गेम चेंजर के बच्चे ने अगर ये गलत किया होगा ना, तो मतलब बस बोल रहा हूँ मैं, पाप पड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसी चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। गेम चेंजर में मैंने ये चीज़ बाकायदा कराई है, बगलीहार दुल्हस्ती सलाल पावर प्रोजेक्ट हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सर चेनाब रिवर, यहाँ पर भी 37 बच्चों ने सही किया है, बहुत बच्चे कंफ्यूज थे। अगर यहाँ से सीखा होगा आपने तो भाई यहाँ गलती नहीं करोगे एग्जाम में, ठीक है। यहाँ देखो फिर से CAPF 2017, सर CAPF के लिए इंपॉर्टेंट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तैयार करके रखना। CDS में आ गया है, CDS 1 2025 में आ गया है, आपके पेपर में भी आएगा CAPF में। तो सर यहाँ देखो सलाल पावर प्रोजेक्ट दे रहा है ना, सलाल, ठीक है। और इसका डी ऑप्शन है जहां पर आपका सलाल कनेक्ट होता है सीधे चेनाब रिवर से, ठीक है, चेनाब से। इस वजह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सर ए हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है यार, कहीं कहीं तो एनसीईआरटी को उठाने की ज़रूरत नहीं है अगर PYQ अच्छे से कर रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब ये थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन था, मज़ेदार था, पर मुझे लगा कि UPSC ज़बरदस्ती थोड़ा ज़्यादा ही घुस गई, पर ठीक है, आदत है यार, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस है। कौन सी ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर से नहीं ओरिजिनेट होती? विच अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालय। हिमालय से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं ओरिजिनेट होती? अब सर वही है कि देखने वाली नज़र है सर, अगर आपने इस चीज़ को कभी देखा होगा तो आपको भी दिख जाएगा, बहुत आराम से दिख जाएगा। आप सोचोगे कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से ही पूछ लिया, ऐसा कौन क्वेश्चन बनाता है। सर देखो इसी में तो माहिर है UPSC, ठीक है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा बनने की। चलिए क्या कह रहा है, हिमालयन ट्रिब्यूटरी सच एज श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजरा, नुब्रा, क्या है ये, शिगार, ठीक है, ये है आपकी हिमालयन ट्रिब्यूटरी। तो भाई गिलगिट हिमालयन है, ठीक है, ये रही गिलगिट। उसके बाद हुंजा ये भी हिमालयन है, जास्कर ये भी हिमालयन है। तो यहां से हो गया एक तो। पर अब यहां पर भी देखो, राइट बैंक ऑफ इंडस ट्रिब्यूटरी आर खुर्रम, तोची, गोमल, विभो, संगार, ओरिजिनेट इन द सुलेमान रेंज, ठीक है। ये हिमालयन से हो रही हैं और ये सुलेमान से निकल रही हैं। तो भाई एक तो पहली चीज गोमल को याद रखो, अब बी ऑप्शन आपका राइट है, गोमल याद रखो पहली चीज, और दूसरी इसके साथ साथ अब ये भी याद रखो, ये तोची, गोमल, विभो, शांगार, कुर्रम, क्योंकि अगर वो यहां तक पहुंच चुकी है UPSC तो कल ये पूछ लेगी कि इसमें से कौन सी रिवर सुलेमान रेंज से नहीं निकलती, तो उसमें कल 3 ऑप्शन ये दे देगी, यहाँ से यहाँ सिगार उठा लेगी या हुंजा उठा लेगी जो आपने नहीं सुना होगा, और बना देगी आपको बेवकूफ, ठीक। चलो आगे बढ़ो। अब सर 20वां क्वेश्चन एनुअल रिपोर्ट 2023-24 का है। क्या कह रहा है कि बताओ भाई बॉक्साइट का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, बॉक्साइट का। सर मैं फिर वही बोलूंगा कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दो। क्या कह रहा है कि बॉक्साइट का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट। सर देखो CISF 2020 गेम चेंजर में कराया था मैंने कि CISF 2020 का क्वेश्चन कह रहा है लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट, लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट उड़ीसा। सर मिनरल पर भी मैंने कई सारे क्वेश्चंस कराए थे, टॉपिक नंबर 25 था, बच्चों को याद भी होगा, जिसमें एक ये भी क्वेश्चन था, एक तरफ मिनरल और उनके स्टेट दिए हुए थे, जहां पर बॉक्साइट दिया हुआ था जो कि आपका उड़ीसा से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले तो आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, C और D,
उड़ीसा तो आपका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने CGS 2024 का लेटेस्ट पेपर देखा होगा तो सर वहां पर तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा है सर। यहाँ तो देखो बिल्कुल हूबहू चीज वही बिल्कुल रिपीट कर दी इन्होंने। कह रहा है कि बक्साइट, ठीक है, बक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? क्या उड़ीसा है, क्या छत्तीसगढ़ है, क्या झारखंड है, क्या गुजरात है? अब याद रखना सर, यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता देता हूँ और बता के दिखाई देता हूँ, इसको अपने नोट्स में बना लो, इसको बना लो, ठीक है। इसको बना लोगे, इसको बना लोगे तो याद रहेगा, उड़ीसा नंबर 1 पे आ जाएगा, गुजरात नंबर 2 पे आ जाएगा, झारखंड तीसरे नंबर पे आ जाएगा। बस टॉप 3 याद रखो, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड। तो अगर मैं बात करूं यहां पर कोई भी 2 उठाने हैं तो उड़ीसा और गुजरात हो गया, 1 और 4 आपका राइट आंसर हो गया सी। पर यहां पर अगर पूछ रहा है, यहां गुजरात का कोई जिक्र है ही नहीं, तो उड़ीसा, गुजरात और झारखंड, फिर आ जाता है बी आंसर। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है भाई। एनसीईआरटी है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी की। चलो अब 20 क्वेश्चन पीछे हो गए ज्योग्राफी के, कुछ मिसलिनियस इधर उधर फैलाकर पूछे हुए थे, 1 से लेकर 20 तो वो हो गए। उसके बाद अब यहाँ पर है 89 इंडस वाटर ट्रीटी, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। जब भी हम इंडस पढ़ते हैं या फिर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में IWT पर एक कभी भी हम डिस्कशन छेड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया में रिवर्स का कुछ डिवीजन हो रखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडिया के पास कौन सी है? रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, RBS, ठीक है, रावी, ब्यास और सतलुज। और पाकिस्तान के पास हमेशा कोर्ट जाता रहता है, खैर कोर्ट तो जाता ही नहीं, इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, ठीक है। इंडस, चेनाब और झेलम, ये 3 पाकिस्तान के पास है और इंडिया के पास रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। मैंने थोड़े निमोनिक्स भी बना रखे हैं, आपको देता रहता हूं याद रखने के लिए। तो ईस्टर्न रिवर जो कि आपका कौन सी है? सतलुज, ब्यास, रवि, ठीक है, ये बिल्कुल सही है ईस्टर्न में। और वेस्टर्न रिवर मींस द इंडस, झेलम, चेनाब, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी में ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इन रिवर्स को, ठीक है। ये मैप है, देख लेना। और ये भी हम कैसे कनेक्ट कर सकते थे भाई? CBI DSP, सर 2023 के CBI DSP में ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिवर जो है इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया को से एक्सक्लूड की गई। तो इंडिया के पास क्या है? रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, RBS, तो R है, B है, S है, चेनाब नहीं है भाई, ठीक है, हो गया। आ जाओ, बहुत शानदार चीज। अब सर यहां पर देखना, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैकबोन है आपकी तैयारी का। विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री विद यूक्रेन? पहली बात तो जिसने गलत किया अपने गाल पे मार लो एक झापड़। क्यों गलत किया? पहली चीज तो ये गलत करने वाली चीज नहीं भाई। यूक्रेन इतना फेमस, मतलब पिछले 2, 3, 4 सालों से यूक्रेन हो रहा है, तो ये तो आपकी टेबल पे होना ही चाहिए। तो पहला झापड़ तो इसलिए क्योंकि भाई आपको नहीं पता। दूसरे गाल पे झापड़ इसलिए मारना क्योंकि तुमने PYQ नहीं पढ़े, वो भी लेटेस्ट। CAPF 2024 का क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर बाउंड्री विद यूक्रेन? सर वही यहां पर पूछ रहा है, ऑप्शन में भी कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका राइट आंसर क्या है? देखो, यूक्रेन से बेलारूस कनेक्ट कर रहा है, रसिया कनेक्ट कर रहा है, पोलैंड कर रहा है, ठीक है, स्लोवाकिया कर रहा है, हंगरी कर रहा है, रोमानिया कर रहा है, मोल्डोवा कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? लिथुनिया। आंसर क्या था यहाँ CADS 1 में? लिथुनिया। आंसर क्या था CAPF में? लिथुनिया। सर ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस में NCERT, बस यही 2 चीजों पर फोकस करना और यही अचीव CAPF फोकस कराता है। और इसके अलावा सर हमारा कोई मुद्दा नहीं है, इन पर ही फोकस करना है, इन्हीं से तैयारी होनी है। NCERT पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, बस हो गया काम आपका, हो गया सिलेक्शन, ठीक है। अब मजेदार चीज दिखाता हूं सर, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का खेल। सर देखो, CDS 1 2025 में भी ये क्वेश्चन आया जो मैंने आपको दिखाया, यूक्रेन नॉट शेयर बाउंड्री। इसका क्वेश्चन मुझे कहां देखने को मिला? CAPF 2024 में। अब वहां देखो CAPF 2024 में क्वेश्चन आया क्या? विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला? अब सर 24 में जो क्वेश्चन पूछा CAPF में, वो कहां देखने को मिला? CDS 1 2024 में। हूबहू सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन, पढ़ लेना, दोनों सामने ही आपके। तो आप एक चेन देख रहे हो, चेन क्या है? चेन सर CDS का पेपर होता है 1 2025 का, क्वेश्चन आता है आपका कहां से? CAPF 2024। फिर CAPF 2024 का जो क्वेश्चन है वो कहां से आता है?
एक कदम और पीछे जाओ, CDS 1 2024। तो सर क्यों मैं कह रहा हूं कि ये पूरा एक क्रोनोलॉजी है, पूरी एक चेन है, पूरा एक षड्यंत्र कह लो मेरी तरफ से तो यूपीएससी का। तो सर ये षड्यंत्र को समझने के लिए, टैक्टिक्स को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना ही होगा, समझना ही होगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ क्योटो प्रोटोकॉल, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल। सर इस पर ना जाने कितनी बार मैंने अपनी क्विजेज में, टेलीग्राम चैनल है अचीव CAPF, वहाँ पर बताया है आपको कि ये क्योटो प्रोटोकॉल कर लो भाई, कर लो, तैयार कर लो, न्यूज़पेपर में आता रहता है। तो भाई जिसको पता होगा उसको पता होगा कि भाई यहाँ पर जो बात हो रही है वो इमिशन रिडक्शन की हो रही है, इमिशन रिडक्शन की, ठीक है। तो यहाँ आपका देखोगे CDS 2019 में पूछा भी है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। किस चीज़ की बात हो रही है? ग्रीन हाउस गैस इमिशन की, ठीक है। मतलब वही है, फिर से वही कैसे मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर रोल प्ले कर गया। फिर यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन CGS के 2025 में अभी लेटेस्ट आया है। मैं क्यों दिखा रहा हूँ? CAPF 2025 के बच्चों के लिए दिखा रहा हूँ कि भाई क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये किससे लिंक्ड है, मॉन्ट्रियल किससे लिंक्ड है, नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ठीक है। याद कर लेना, अपने नोट्स में ये बना लेना, ठीक। चलो तो आई थिंक हाँ, लास्ट स्लाइड, खत्म हो गया हमारा पूरा एनालिसिस सर। करीबन मैं आपको यहाँ पर एक कंक्लूजन दे देता हूँ सर। टोटल 23 क्वेश्चंस आए हैं आपके, 23 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से पूछे हैं। इसमें सर अराउंड 19 आपके कोर ज्योग्राफी है और 3 से 4 आपके इन्वायरमेंट का पार्ट है, जैसे अभी ये कार्टेजिना वाला देखा। उसके बाद सर ये 19 में जैसे कि बहुत ऐसे क्वेश्चंस थे, वो ऑस्ट्रेलिया वाला था, ईस्टर आइलैंड वाला था, ठीक है। ऐसे कुछ पेचीदा से क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन जो आप चाहो तो स्किप कर दो, या फिर थोड़ा सा लॉजिक और जो टेक्निक मैंने बताई बोथ वाली उससे सही कर लो, तो वो हटा लो। तो सर 5 से 6 क्वेश्चन हटाकर हम करीबन 13 से 14 क्वेश्चन यहाँ सही कर सकते थे, और 3 से 4 में सर 2 क्वेश्चन यहाँ सही हो सकते थे। मतलब वही 50% का मैं एक एवरेज लेकर चल रहा हूँ। तो सर 23 में से अगर देखा जाए, 23 में से सर कहीं कुछ भी ना जाकर सर 15 से 16 क्वेश्चन आपके हाथ में थे, और इतना ही होना चाहिए मेरे भाई, इतना ही होना चाहिए। कभी भी ये मत सोचना कि 23 में से 23 करूंगा और अगर नहीं होंगे तो मैं उठूंगा नहीं वहां से। भाई एग्जाम तो निकाल नहीं पाओगे, बस अपनी ईगो में रह जाओगे। तो बहुत स्मार्टली, स्ट्रेटेजिकली वर्क करना, 23 के 23 नहीं करने। मेरी कोशिश है 70 to 80% क्वेश्चन करना बस, और ये परसेंटेज भी टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करती है, ठीक है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, क्योंकि ये हिस्ट्री में 50% हो जाती है। तो भाई ये था आज का कंक्लूजन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। ऐसा एनालिसिस शायद ही आपको कहीं देखने को मिलता होगा, और चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी एट दी एंड। तो एनालिसिस अगर अच्छा लगे तो प्लीज़, वही बात है सर, कहीं पर भी कुछ भी काम अगर हमारा आपको अच्छा लगता है, करना कुछ नहीं है, बस अपनी फैमिली को ग्रो करना है, कमेंट करना है और बताना है मुझे कि आपको अगला एनालिसिस किसका चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक और शानदार एनालिसिस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।